हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जब भारत में आए और भारत में सबसे पहले किस आंदोलन की शुरुआत की और उसके बाद कौन कौन से आंदोलन होते गए, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। आज का विषय है असहयोग आंदोलन। मेरा पिछला वीडियो जो था उसमें आप लोगों ने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा आंदोलन से मैंने आप लोगों को अवगत कराया। आज मैं आप लोगों को असहयोग आंदोलन के बारे में बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे कैसे असहयोग आंदोलन तैयार होता है। महात्मा गांधी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा आंदोलन कैसे तैयार करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमि होती है और जो इसका तैयारी होती है वह दिसंबर 1921 से शुरू की जाती है। दिसंबर 1921 से इस अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और दिसंबर 1920 से शुरू की जाती है। दिसंबर 1920 से शुरू की जाती है, इसकी योजना बनती है। लेकिन योजना बनाने के पीछे कारण क्या थे, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। प्रथम विश्व युद्ध, और यह समाप्त होता है 1918 में। यह समाप्त होता है 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में छिड़ता है और 1918 में समाप्त होता है, और यह 4 वर्षों का युद्ध होता है। 4 वर्षों तक लगातार यह युद्ध चलता रहता है। तो जो ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, इसमें भारतीयों से भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, बरतानिया हुकूमत के द्वारा अपेक्षाएं की गई थी, आशाएं की गई थी। महात्मा गांधी खुद ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में कार्य किए थे। ब्रिटिश सरकार के कहने पर महात्मा गांधी खुद अपील करते थे कि सभी माताओं और बहनों को अपने सभी सपूत न सही बल्कि एक एक सपूत को रण क्षेत्र में भेज देना चाहिए। यह जो युद्ध लड़ा जा रहा है, यह भारत की आजादी के लिए लड़ा जा रहा है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। तो इस तरह से अंग्रेजों ने कई गलतफहमियां पैदा की थी, और इस गलतफहमी के शिकार हो गए थे महात्मा गांधी, और अन्य सारे नेता शिकार हो गए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के द्वारा अपूर्व योगदान दिया जाता है। लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1918 में, वैसे वैसे अनेक प्रकार के दंडात्मक कानून बनाए जाते हैं। वैसे भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की जो आर्थिक स्थिति काफी शोचनीय हो चुकी थी। भारत की आर्थिक स्थिति काफी शोचनीय हो चुकी थी। लोगों को ढंग से कपड़े नहीं मिल रहे थे, भोजन नहीं मिल रहे थे। लगान तो ज्यों का त्यों बना रहा। ब्रिटिश सरकार लगान उनसे वसूलती ही रही। मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही थी। सोचनीय आर्थिक स्थिति जो हो गई थी वह सोचनीय हो गई थी। मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही थी। लोगों के पास ढंग से कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, भोजन के लिए पैसे नहीं थे, खेती करने के लिए पैसे नहीं थी। लेकिन सरकार का दमन चक्र जारी रहा, सरकार लगान वसूलती रही। ऐसे में जो क्रांतिकारी मूवमेंट होता था, जो क्रांतिकारी आंदोलन होता रहा है, उस क्रांतिकारी आंदोलनों को भी यह निर्ममता पूर्वक दबाती रही। सरकार का कोई भी रुख सकारात्मक नहीं था, वह क्या था, दमनात्मक था। वह जहां जहां सभाएं होती थी वहां पे पुलिस पहुंच जाती थी, ब्रिटिश के सैनिक पहुंच जाते थे। लाठी चलाना, गोली चलाना, ये सब आम बात हो गई थी। लेकिन 1917 में ही एक कानून ब्रिटिश सरकार पारित करती है। वह कानून होता है राउलट एक्ट। राउलट एक्ट एक कानून पारित करती है। यह कानून होता है राउलट एक्ट। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, उसको दबाने के लिए जो तत्कालीन कानून है वह पर्याप्त नहीं है, फौजदारी कानून पर्याप्त नहीं है। तो उनको और दबाने के लिए और अधिक कड़ा प्रावधान बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार राउलट एक्ट का गठन करती है।
यह इस रौलट एक्ट का गठन दिसंबर 1917 में होता है। यह जस्टिस रौलट की अध्यक्षता में, जस्टिस रौलट के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। इस कमेटी का काम होता है कि यह क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए यह कानून बनाए, कड़ा से कड़ा कानून बनाए। तो रौलट एक कानून का गठन की रौलट एक कमेटी का गठन किया जाता है और रौलट कमेटी की रिपोर्ट जो होती है वह अप्रैल 1918 में पब्लिश हो जाती है। अप्रैल 1918 में यह रौलट कमेटी ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट देती है। जब 1918 में यह रिपोर्ट देती है तो 18 मार्च 1919 को यह पारित हो जाता है। पारित होकर क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। यह पारित हो जाता है और कानून बन जाता है। इस रौलट अधिनियम की व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। इसके बारे में जैसा कि मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया, यानी कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, अब व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसको नजरबंद कर दिया जाता था। कोई मुकदमा नहीं, कोई पैरवी नहीं होती थी, किसी पैरवी की सुनवाई नहीं होती थी, कोई मुकदमा नहीं कायम किया जाता था, उसको सीधे नजरबंद कर दिया जाता था। तो इस रौलट कानून का विरोध करने के लिए, जैसा कि रौलट कानून, इसको काले कानून की संज्ञा दी गई। यह कानून जो था क्या था? काला कानून संज्ञा था। भारतीय इतिहास में काला कानून था। यह बहुत दंडात्मक था। केवल संदेह के आधार पर ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाता था। वह व्यक्ति अपराध करे या न करे इसे सरकार को कोई मतलब नहीं था। तो इस रौलट कानून के विरोध में जन आंदोलन तैयार होता है पूरे देश में। इसके लिए योजना बनाई जाती है कि हम लोग रौलट कानून का विरोध करेंगे। ऐसे में 30 मार्च 1919 को पूरे देश में आंदोलन करने की रणनीति बनाई जाती है। प्रदर्शन करने की, जुलूस निकालने की, सभा करने की रणनीति तैयार की जाती है। और 30 मार्च 1919 को दिल्ली में व्यापक पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया, हड़तालें की गई और इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमनात्मक तरीके से दबाया गया। गोलियां चलाई गई, कई लोग घायल हो गए, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से 10 अप्रैल को अहमदाबाद में हड़तालें की जाती है। अहमदाबाद में हड़ताल की जाती है। 10 अप्रैल को अहमदाबाद में हड़ताल की जाती है। महात्मा गांधी को ये सब पता चलता है। महात्मा गांधी अब यह अमृतसर आने वाले थे, क्योंकि पंजाब में व्यापक पैमाने पर इस काले कानून का विरोध किया जा रहा था। तो 7 अप्रैल 1919 को दिल्ली से 7 अप्रैल 1919 को दिल्ली से वह चलते हैं पंजाब की तरफ, लेकिन उनको पंजाब पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। पलवल स्टेशन पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पलवल स्टेशन पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको सीधे फिर मुंबई भेज दिया जाता है। तो जब महात्मा गांधी फिर मुंबई चले जाते हैं, लेकिन यह आंदोलन हिंसक रूप पकड़ता जाता है। जगह जगह हिंसा होने लगती है। कहीं गोरे मारे जाते हैं, कहीं जो सैनिक होते हैं वह भारतीयों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करते हैं। गोली चलानी, लाठी चलानी तो आम बात हो गई थी। उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद करते हैं, उनको फांसी पर लटका देते हैं, इत्यादि जैसे दमनात्मक कार्य किए जा रहे थे। इस कानून का विरोध करने के लिए, क्योंकि पंजाब में व्यापक पैमाने पर इस कानून का विरोध हो रहा था, वहां अमृतसर के 2 नेता थे, स्थानीय नेता थे। अमृतसर के सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 10 अप्रैल 1919 को
सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया जाता है। कहां नजरबंद किया जाता है? धर्मशाला में। धर्मशाला में नजरबंद कर दिया जाता है। जब इनको धर्मशाला भेज दिया जाता है और इनको नजरबंद कर दिया जाता है तो इनके समर्थन में अमृतसर में जगह जगह सभाएं होती हैं, हड़ताल होते हैं, प्रदर्शन होते हैं और इस प्रदर्शन में गिरफ्तारियां भी होती हैं। दंडात्मक कार्रवाई भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई जाती है। उसमें पंजाब का गवर्नर होता है डायर, जनरल ओ डायर पंजाब का गवर्नर होता है। पंजाब का गवर्नर होता है जनरल ओ डायर। तो ये डायर को ये सब सारी बातों से अवगत होता है और यह 11 अप्रैल को यह अमृतसर की कमान अपने हाथों में ले लेता है। क्योंकि अमृतसर में व्यापक पैमाने पर धरने होते हैं, दंगे शुरू हो जाते हैं और यह जनरल ओ डायर अपने हाथों में कमान ले लेता है, वहां की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है और वहां पर सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। पूरे सेना का भार जनरल ओ डायर अपने हाथों में ले लेता है, वहां सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है। जब सैनिक शासन लागू कर दिया जाता है तो जहां जहां धरना प्रदर्शन होता है उनको निर्ममता पूर्वक उनको कुचल दिया जाता है। लेकिन 12 अप्रैल 1919 को जब वहां अमृतसर में सैनिक शासन लागू हो जाता है लेकिन धरना प्रदर्शन जारी रहता है। अनेक गिरफ्तारियां की जाती हैं, लोगों के ऊपर धारा सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कहीं भी जुलूस, धरना प्रदर्शन, हड़ताल प्रदर्शन करने की मनाही कर दी जाती है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन फिर एक घटना घटित हो जाती है 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटित होती है। वह घटना आप लोग जानते ही हैं, अवगत होते हैं। उस घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कांड। यह जो घटना घटित होती है जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल को, चूंकि जनरल डायर पूरे सैनिक शासन का कमान अपने हाथों में ले लेता है, हर जगह प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि कहीं भी सभाएं नहीं किया जाएगा। लेकिन 12 अप्रैल को कांग्रेसियों के द्वारा एक घोषणा की जाती है कि 13 अप्रैल को शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस सभा को रोकने के लिए वहां की सरकार के द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है, किसी को रोका नहीं जाता है। जो लोग 13 अप्रैल को शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं उनको एकत्रित होने दिया जाता है। जब 13 अप्रैल को बैसाख, चूंकि उस दिन बैसाखी का दिन भी था, 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन भी था। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में 4:30 बजे वहां पर पब्लिक एकत्रित होनी शुरू होती है। पब्लिक को, जनता का आना शुरू हो जाता है। करीब यह संख्या पहुंच जाती है 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास यह संख्या पहुंच जाती है। 20,000 लोग उसमें एकत्रित होते हैं। 20,000 लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित होते हैं और जैसे ही वहां पर जलियांवाला बाग में जब ये सभा शुरू होता है तो मंच पर वहां का एक स्थानीय नेता होता है हंसराज। जैसे ही चढ़कर बोलना शुरू करता है हंसराज, वैसे ही जनरल डायर अपनी फौजी गाड़ियों को लेकर जलियांवाला बाग के गेट पर आ जाता है। और अभी सभा शुरू ही नहीं हुई थी, जैसे ही सभा शुरू होने वाली थी वैसे ही जनरल डायर जलियांवाला बाग के गेट पर आ जाता है और गेट से ही करीब 1650 राउंड गोलियां चलाता है। 1650 राउंड वह गोलियां चलाता है। जब 1650 राउंड गोलियां चलाता है वहां की जो जनता होती है वह तितर बितर हो जाती है, भीड़ तितर बितर हो जाती है। कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, लेकिन भागने के लिए जगह नहीं मिलती है। जलियांवाला बाग में चारों तरफ से वह 10 फुट ऊंची चारदीवारी होती है। लोग चारदीवारी को कूद भी नहीं पाते हैं। किसी के सर में गोलियां लगी थी, किसी के सीने में गोलियां लगी थी। लोगों के कपड़े खून से तरबतर हो गए थे। कितने लोग बेहोशी हालत में, कितने लोग उसमें कुचल दिए गए, यानी करीब हजारों लोग मारे गए थे।
करीब हजारों लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ा यह कहता है करीब 379 लोग मारे गए थे, लेकिन जो कांग्रेस के द्वारा कमेटी गठित की गई थी उसमें करीब 1000 लोगों की पुष्टि की गई थी कि 1000 लोग मारे गए थे। तो इस तरह से जनरल ओडायर को इतने से नहीं संतोष होता है। जनरल ओडायर जब जलियांवाला बाग में वह गोली चलवाता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग मारे जाते हैं, फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है। फिर वह 15 अप्रैल को पंजाब के कुछ शहरों में कर्फ्यू लगा देता है, जैसे कि लाहौर में, कसूर में, गुजरवाला में, शेखपुरा में, वजीराबाद में सैनिक शासन स्थापित कर दिया जाता है। लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, पानी, लोगों के नलों से पानी बंद कर दिया जाता है, लोगों को घरों में कैद रहना पड़ता है। तो इस तरह से रौलत कानून का व्यापक पैमाने पर विरोध होता है और उस विरोध के परिणाम स्वरूप यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात कांग्रेसियों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा जांच करने की मांग होती है कि उसकी जांच किया जाए कि दोषी कौन है, और यदि जनरल ओडायर दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए मार्च 1919 में हंटर कमेटी गठित करती है। 1919 में हंटर कमेटी गठित करती है। हंटर कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वह मिस्टर जस्टिस हंटर होते हैं, और रैंकिंग इसके सदस्य होते हैं मिस्टर राइस होते हैं, सर जॉर्ज बेरो होते हैं, थॉमस स्मिथ होते हैं, चिमन लाल सीतलवाड़ होते हैं, साहबजादा अहमद होते हैं, और पंडित जगत नारायण होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। हंटर क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट अपनी देती है, हंटर कमेटी मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट देती है। 1920 में अपनी रिपोर्ट देती है सरकार को, अपनी रिपोर्ट देती है सरकार को। लेकिन इस जो रिपोर्ट हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, इसमें पूरे घटनाक्रम पर लीपापोती कर दी गई थी। जनरल ओडायर को साफ सुथरा घोषित कर दिया गया था, उसके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया गया था। और इसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस भी एक कमेटी गठित करती है, जिसके सदस्य होते हैं मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के मेंबर होते हैं। इनकी मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय को लेकर एक कांग्रेस कमेटी गठित करती है, और यह भी रिपोर्ट अपनी देते हैं। इनकी रिपोर्ट में कांग्रेस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसमें काफी भिन्नता था, या हम यूं कहें कि जमीन आसमान का अंतर था। जहां हंटर कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 379 व्यक्तियों की मृत्यु को दिखाती है, वहीं यह करीब हजारों को दिखाती है, और कई हजार लोग घायल अवस्था में थे। तो इस तरह से हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, उससे जनता को संतुष्टि नहीं होती है। जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार इसी तरह से दंडात्मक कार्य करती रहेगी और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। इसके अलावा एक और कारण होता है असहयोग आंदोलन को जन्म लेने का, वह होता है खिलाफत आंदोलन या सीवर्स की संधि। उसके पश्चात होता है खिलाफत आंदोलन। चूंकि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों से भी ब्रिटिश सरकार अपील की थी कि वह भी इस युद्ध में साथ दें। मुसलमानों ने भी यह उनसे अपेक्षा की थी ब्रिटिश सरकार से कि विश्व युद्ध की समाप्ति पर टर्की का जो प्रदेश है
उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, क्योंकि टर्की का जो धर्मगुरु था, यानी टर्की का जो सुल्तान था, उसको पूरे विश्व के मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे। उसको खलीफा माना जाता, खलीफा कहते थे। खलीफा से ही खिलाफत आंदोलन शुरू होता था। तो वह धर्मगुरु था, वह खलीफा था। मुसलमान चाहते थे कि यह धर्मगुरु ज्यों का त्यों बना रहे, टर्की का जो साम्राज्य है वह उसको छिन भिन न किया जाए। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही 1920 में टर्की के साथ सिवर्स की संधि की जाती है। 1920 में टर्की के साथ सिवर्स की संधि की जाती है, क्योंकि टर्की शत्रु राष्ट्र में सम्मिलित था। टर्की जो था वह शत्रुओं की तरफ से लड़ रहा था, वह ब्रिटेन की तरफ से नहीं लड़ रहा था, वह शत्रुओं की तरफ से लड़ रहा था। तो 1920 में ब्रिटिश सरकार और जितने भी मित्र राष्ट्र थे वह मिलकर टर्की के साथ सिवर्स की संधि करते हैं, और सिवर्स की संधि के अंतर्गत टर्की के साम्राज्य को छिन भिन कर दिया जाता है। और उसके जो खलीफा वहां का होता है, जो राजा होता है, सुल्तान होता है, उसके साम्राज्य को छिन भिन कर दिया जाता है। और उसके कुछ प्रदेशों को फ्रांस और विभिन्न देश आपस में बांट लेते हैं, उसको आपस में बांट लेते हैं। इस तरह से वहां का जो धर्मगुरु होता है, टर्की का जो सुल्तान होता है, खलीफा होता है, उसके साम्राज्य को छीन भिन कर दिया जाता है, और लोगों से प्रभुसत्ता, लोगों के ऊपर जो उसकी प्रभुसत्ता थी वह समाप्त हो जाती है। इसके विरोध में भारत के मुसलमान खिलाफत आंदोलन करते हैं, और 1920 और 21 में यहाँ के जो अली बंधु होते हैं, खिलाफत आंदोलन के जो नेता होते हैं, अली बंधु महात्मा गांधी को भी आमंत्रित करते हैं। महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन का साथ देते हैं, खिलाफत आंदोलन में साथ देते हैं, और सभी भारतीयों से अपील करते हैं। लेकिन उनकी अपील काम न आई। जब टर्की का साम्राज्य छिन भिन हो जाता है तो मुसलमान भी अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं, इधर भारतीय भी नाराज होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से, रौलट एक्ट से, विभिन्न ऐसे कारनामे होते हैं। छटनी की नीति होती है, भर्ती की नीति होती है। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया गया था, जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही छटनी की नीति अपनाई जाने लगती है, उनको नौकरी से निकाला जाने लगता है, उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अब परिवार के भरण पोषण का दायित्व उनके ऊपर था, और वह नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। इसी तरह से प्लेग, इन्फ्लुएंजा और विभिन्न प्रकार की जो महामारियां फैलती हैं उस पर भी ब्रिटिश सरकार ध्यान नहीं देती है। लोगों को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में ये तमाम कारण ऐसे थे जो कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं। इन सब कारणों से विवश होकर, क्योंकि महात्मा गांधी शुरुआत में तो उतरे थे ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में, लेकिन अब असहयोगी बन जाते हैं। महात्मा गांधी को भी आभास हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार शैतान है, और इस शैतान के साम्राज्य पर विश्वास करना कठिन है, इनका दिल नहीं बदल सकता, हमें कुछ करना होगा, और इनको इनकी भाषा में ही समझाना होगा, हमें अहिंसक प्रतिरोध करना होगा। क्योंकि महात्मा गांधी का जो अहिंसक प्रतिरोध था यह एक सफल हथियार था। इसका प्रयोग उन्होंने अफ्रीका में कर रखा था। उनको ये विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, आत्मविश्वास था कि हमारे अहिंसक प्रतिरोध करने से ब्रिटिश सरकार झुक जाएगी, हमारी मांगे मानने पर मजबूर हो जाएगी। तो इन सारी स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी, कांग्रेस की जो कमेटी होती है, कार्यकारिणी कमेटी होती है, इन सब मिलकर यह योजना बनाते हैं कि हमें ब्रिटिश सरकार का असहयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, हम असहयोग करेंगे। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा जाता है, और महात्मा गांधी को इस असहयोग आंदोलन का सर्वसम्मत से नेता चुना जाता है। और अब महात्मा गांधी अपना कार्यक्रम चलाते हैं। अब महात्मा गांधी आंदोलन शुरुआत करने के पक्ष में हो जाते हैं। वह पूरे देश का दौरा करते हैं, लोगों से जन समर्थन जुटाते हैं, लोगों की सहमति को लेते हैं, और असहयोग आंदोलन का वह प्रस्ताव तैयार करते हैं, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो मेरा है असहयोग आंदोलन के कारण। इसमें सिर्फ मैंने आपको असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बताई थी कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी कि महात्मा गांधी को सहयोगी से असहयोगी बनना पड़ा और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए महात्मा गांधी विवश हो गए। तो मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।